जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिस सीरीज को स्टार्ट किए थे उसका यह नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। और आज भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अलग अलग स्रोतों से हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपना मूल्यांकन भी करें कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और जो गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए, और जो सही हुए तो उनमें और कितना सही किया जा सकता था। और सही कहने का मतलब कि जैसे एक ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन का क्या अर्थ, क्वेश्चन जो भी होगा क्या बन सकता है, इसका क्या बन सकता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका एक ऑप्शन सही है तो केवल वही नहीं बल्कि हम बाकी का भी आंसर ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। और यह क्लास उसी पर्पज से, उसी उद्देश्य से लेकर के चलाया गया है कि आपको लगभग लगभग पूरी पॉलिटी को रिवीजन किया जा सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए आज की क्लास को। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। दोस्तों, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये कार्य करना शुरू कब किया था? तो कार्य करना शुरू किया दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। और जब इन्होंने कार्य करना शुरू किया तो इसमें जो पहली बार मूल संविधान में जो जजों की संख्या निर्धारित थी वो कितनी थी? तो 1+7, यानी कि एक मुख्य जज होगा और 7 अन्य जज होंगे। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई? 8। तो हमारे मूल संविधान में जो कुल जजों की संख्या थी कितनी थी? 8। तो ये मूल संविधान में है, मूल संविधान में, मूल संविधान में। ठीक है। जजों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो दोस्तों वर्तमान में है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और कुल जजों की संख्या कितनी हो गई? 34। कितनी हो गई? 34। तो अभी वर्तमान में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 34। और मूल संविधान में कितनी थी? 8। तो जाहिर सी बात है कि ये कभी ना कभी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में बढ़ गया है, ये बीच में कई बार बारी बारी से इस संख्या को बढ़ाया गया है। पहली बार जो बढ़ाया गया था जजों की संख्या दोस्तों, वो बढ़ाया गया था 1956 में। किसमें? 1956 में। और जजों की संख्या, कुल जजों की संख्या कितनी की गई थी? 10। तो पहली बार 1956 में चेंज किया गया था। इसके बाद बारी बारी से कई बार चेंज किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सवाल यही पूछा हुआ है कि जो जजों की संख्या बढ़ाई जाती है यह बढ़ाएगा कौन? तो क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ाएगी खुद ही, या राष्ट्रपति, या संसद, या मंत्री परिषद? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद। संसद के द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है इनमें जजों की संख्या को बढ़ाई जाती है। यानी कि हार्डवेयर को लेकर के इसके कुछ भी चेंज करना होगा तो संसद करती है। लेकिन अगर उसकी कार्य प्रणाली के बारे में कुछ भी है, जैसे जजों का अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से होगा, अगर उसके सॉफ्टवेयर को लेकर के कोई भी कुछ भी ऐसा होगा तो वह कौन डिसीजन लेता है? सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट स्वयं। ताकि जो सरकार है, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, वह न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप न कर सके। तो उनकी कार्य प्रणाली हो, उनका सॉफ्टवेयर है, कुछ भी जो काम करने की प्रोसेस है, तो उसमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं करती है। लेकिन अगर हार्डवेयर की बात है, जैसे जजों की संख्या बढ़ाना हुआ या भवन वगैरह कुछ बनाना हुआ, तो ऐसे मामले में कौन करेगा? संसद करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जजों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? तो जजों की संख्या में वृद्धि करता है संसद। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद की भाषा से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। यानी कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, है ना, संसद में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, किस भाषा में कार्य प्रणाली चलेगी, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों संसद में जो भाषा प्रयुक्त होती है, हमारे संविधान में बताया गया है कि दो भाषाएं प्रयुक्त होंगी। एक होगा हिंदी और दूसरा होगा अंग्रेजी। इन दो भाषाओं में कार्य प्रणाली चलेगी। हालांकि 22 अन्य जो भाषाएं, हमारी जो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, उसमें भी कार्य प्रणाली चलाई जा सकती है। लेकिन ये हमारी प्रयुक्त जो संविधान में दी हुई है वो है अनुच्छेद 120। और बाकी की भाषाओं में अगर कार्य प्रणाली चलानी है
तो यह अध्यक्ष या सभापति उसको अलाउ करेगा। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति अगर अलाउ करता है, और अलाउ करता ही है, ऐसा नहीं कि वो मना करता है, अगर अलाउ करता है तो अन्य भाषा भी संसद में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर है 120, आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दो भाषा संसद में प्रयुक्त होती है। दोस्तों जो अनुच्छेद 110 है, इसमें है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक जो मनी बिल हम लोग बोलते हैं, धन विधेयक की परिभाषा अगर आपसे पूछे धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में। 112 में दोस्तों क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अगर पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में। 120 में मैंने बता दिया आपको संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 121 दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 और 121 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट कर लेंगे और इंपॉर्टेंट भी लिख देंगे। ये दोनों ही आर्टिकल 120 और 121 पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। 120 में प्रयुक्त होने वाली भाषा और 121 में दोस्तों क्या है, तो मैं आपको जैसे लिखता हूं आप शब्दशः उसको लिख लेंगे। क्या है, संसद में, संसद में जजों, संसद में जजों के आचरण, जजों के आचरण एवं उनकी कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली पर चर्चा करने पर प्रतिबंध। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, जो संसद है, और संसद का अर्थ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से है, तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद में जब भी कार्यवाही होती है, जब भी डिस्कशन होता है, तो उस दौरान जजों के आचरण पर, किसी भी जज, चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई सा भी जज हो, जजों के आचरण पर कि वह जज अच्छा है बुरा है, उसने ये किया वो किया, जजों के आचरण पर और उनकी कार्यप्रणाली पर, उनको उनके कार्य करने के तौर तरीकों पर चर्चा नहीं हो सकती। संसद में दोस्तों केवल यही एक चीज है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, और वो क्या है, किसी भी जज के आचरण और न्यायालय की कार्यप्रणाली, चाहे सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है, वो कैसी कार्यप्रणाली है उनकी, वो कैसे कार्य करते हैं, या कोई जज कैसे कार्य करता है, इस पर हमारे संसद में कार्यवाही, बहस या डिस्कशन या इनको लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। क्लियर है। लेकिन इसमें एक अपवाद दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अगर किसी जज के ऊपर महाभियोग चल रहा है, हालांकि महाभियोग हमारे मूल संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किसी जज के लिए नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन बोलचाल की भाषा में महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद में मौजूद है, प्रस्तावित है, ऐसी कंडीशन में उस जज के आचरण के ऊपर चर्चा की जा सकती है, जो नियम है नियम के अनुसार। तो केवल जज को हटाने का प्रस्ताव है तभी उस पर चर्चा की जा सकती है, और स्पेशली उसी जज के ऊपर, बाकी जजों के ऊपर नहीं। तो केवल जिस जज को हटाने का प्रस्ताव लंबित है उस जज के ऊपर चर्चा हो सकती है उस दौरान, जब संसद में उसके हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है या चर्चा चल रही है। ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी जज, सामान्य कंडीशन में किसी जज के आचरण और कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते। और कौन सा आर्टिकल ऐसा मना करता है, आर्टिकल 121। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले जब आजादी से पहले की स्थिति थी, तो एक ही काम को एक पुरुष करता था और उसी काम को एक महिला करती थी, तो पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता था महिलाओं की तुलना में। क्यों? क्योंकि एक सामान्य धारणा ये थी, एक सामाजिक जो ताना बाना था, ऐसा बना हुआ था कि पुरुष ज्यादा योग्य होते हैं महिलाओं से, और ऐसी कंडीशन में कोई भी काम अगर पुरुष कर रहा है तो ये माना जाता था कि वो ज्यादा एफिशिएंसी से किया होगा, ज्यादा क्षमता से किया होगा, ज्यादा बुद्धि विवेक से किया होगा महिलाओं की तुलना में, और इसलिए पुरुषों को वेतन ज्यादा मिलता था महिलाओं की तुलना में। बात समझ में आ रहा है। तो हमारे संविधान सभा में बिल्कुल महिला और पुरुष में कोई अंतर ना हो, बिल्कुल बराबर की कंडीशन हो,
कोई अंतर ना हो, भेदभाव ना हो महिलाओं के साथ। इसके लिए एक आर्टिकल में ऐसा लिखा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही कार्य को एक महिला करती है, एक पुरुष करता है, या पुरुष ही करते हैं लेकिन दो अलग-अलग धर्म के हैं, दो अलग-अलग जाति के हैं, है ना? ऐसा कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर वो समान कार्य कर रहा है तो उसको एक समान वेतन मिलना चाहिए। राज्य ऐसा प्रयास करेगी, राज्य मतलब सरकार, सरकार ऐसा प्रयास करेंगे कि अगर एक ही कार्य किया जा रहा है तो एक ही वेतन सबको मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है? दोस्तों ये प्रावधान है अनुच्छेद 39 में, ठीक है? समान कार्य के लिए समान वेतन। मैं बता देता हूँ जो 14 है, इसमें है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता, समता मतलब समानता, विधि मतलब कानून, तो कानून के सामने सब बराबर हैं, समानता होगी। या या विधियों का विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है? ये दो चीजें हैं, एक विधि की समक्ष समता है, एक विधियों का समान संरक्षण है। जो विधि की समक्ष समता है दोस्तों, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, और जो विधियों का समान संरक्षण है यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है, ठीक है? आर्टिकल 14 ही है, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि जो सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित होगा, न्याय सुनिश्चित होगा। और ये न्याय कौन सुनिश्चित करेगा? तो जो हमारी राज्य है, न्याय सुनिश्चित होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, राज्य सुनिश्चित करेगा ना। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, कौन करेगा? तो ये राज्य का ये कर्तव्य होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब डीपीएसपी के आर्टिकल हैं और इसमें राज्य ही सुनिश्चित करता है, राज्य ही प्रयास करता है, ठीक है? अनुच्छेद 39 तो मैंने आपको बता दिया, इसमें दो बातें हैं, एक आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बहुत अमीर हो जाए, कोई बहुत गरीब ना हो जाए, राज्य हमेशा ऐसा प्रयास करेंगे कि आर्थिक समानता बनी रहे समाज में, तो आर्थिक विषमता न हो, विषमता ना हो, ये पहली बात है। और दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो आर्थिक विषमता ना हो और समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 ए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39 ए, और इसमें बताया गया है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे बाद में जोड़ा गया है। देखिए जहां पर ए लग जाता है तो इसका मतलब वह आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, ठीक है? नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है वो है आर्टिकल नंबर 75, और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हालांकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो देखिए आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? नहीं। तो क्या राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो सलाह किससे लेगा? किससे सलाह लेगा? दोस्तों ये किसी से सलाह नहीं लेगा। प्रधानमंत्री की जब वो नियुक्ति करता है तो सलाह किसी से नहीं लेगा, लेकिन कुछ नियम है उसको फॉलो करेगा। तो नियम क्या है? नियम ये है कि वो जाएगा सीधे लोकसभा में। कहाँ जाएगा? लोकसभा में, संसद में नहीं, राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में। तो संसद का एक हाउस है लोकसभा, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 543, ठीक है? तो 543 मेंबर में वो ये देखेगा कि किस पार्टी को, किस दल को बहुमत प्राप्त है। दल या दल समूह, दल या दल समूह के नेता को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति लोकसभा जाता है,
जब भी जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा जाएगा और लोकसभा में जिस भी यहाँ पे कुल 543 मेंबर बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 543। तो 543 में से वो ये चेक करेगा कि क्या आधे से ज्यादा, बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से ज्यादा। तो आधे से ज्यादा किसी एक पार्टी, एक दल को मिला है क्या सीट? अगर आधे से ज्यादा, आधा से ज्यादा अगर किसी एक दल को प्राप्त है, तो उस दल को वो आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री का नाम देने के लिए। और इन दल, ये दल के, एक ही दल के जो लीडर होते हैं, अगर आधा से ज्यादा एक ही दल के लीडर हैं, है ना, इधर मान लेते हैं एक ही दल के लोग बैठे हुए हैं और इधर दूसरे दल के लोग बैठे हुए हैं, तो आधा से ज्यादा अगर एक ही दल के लोग हैं, तो राष्ट्रपति उस दल को न्योता देता है कि आप लोग अपना एक लीडर का नाम मेरे पास भेज दीजिए, यानी प्रधानमंत्री का नाम भेज दीजिए, जिसको आप लोग सपोर्ट करें, जो आपका नेता हो। तो इस प्रकार वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। दूसरी बात, हो सकता है किसी एक दल को ना हो, तो दल या दल के समूह, हो सकता है 2 3 4 10 दल मिल करके बहुमत प्राप्त कर रहे हो, मतलब आधे से ज्यादा नेता इकट्ठा कर रहे हो, तब भी वो लोग किसी एक नेता का नाम राष्ट्रपति को दे देते हैं और राष्ट्रपति हमेशा किसी दल या दल के समूह को, है ना, न्योता देता है प्रधानमंत्री। और किस दल या दल के समूह को? जिसको बहुमत प्राप्त हो, चाहे अकेले एक ही दल हो जिसको बहुमत प्राप्त हो, या 10 20 दल या जितने भी दल, 2 4 दल मिल करके बहुमत दिखाते हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति उनको न्योता दे देता है प्रधानमंत्री का नाम देने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले और कई दल मिल करके भी बहुमत ना दिखा पा रहे हो, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उसके नजर में जो बड़ा दल है, और बड़े दल की कोई परिभाषा नहीं है, तो उसके नजर में जो भी बड़ा दल हो, है ना, चाहे संख्या बल में, चाहे जैसे भी उसको लगे, उस पर कोई भी मनाही नहीं है, कुछ भी रुकावट नहीं है। वो जिसको समझे उस दल को न्योता दे सकता है बहुमत साबित करने के लिए। तो वो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देता है और उनको समय देता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 75 चलता है यहाँ पे, ठीक है, कि वह किस दल को ये न्योता देगा। हालांकि अगर बहुमत प्राप्त है तब राष्ट्रपति का विवेक काम नहीं करेगा, तब वो मजबूर है कि वह उसी दल को न्योता देगा जिसको बहुमत प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए, भाग नंबर है 11। भाग नंबर कौन सा है? 11। भाग नंबर है 11, नोट करेंगे। भाग नंबर, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। तो उनमें से जो 11 नंबर वाला भाग है, उसको अगर आप देखेंगे, भाग नंबर 11, तो इसमें है क्या? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के बीच और राज्यों के बीच कैसे संबंध होंगे उनके बारे में ये बताता है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल है दोस्तों 245 से लेकर के 263 तक, 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, और इसमें संबंध दो प्रकार के हैं। अब यहाँ पर पहले आता है विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायी संबंध, और दूसरा आता है कार्य, कार्यकारी संबंध या कार्यपालिकी संबंध, कार्यपालिकीय संबंध या कार्यकारी संबंध भी लिख सकते हैं आप, कार्यपालिकीय संबंध या कार्यकारी संबंध। तो ये दो संबंध हो गए। अब जो दो विधायी संबंध है दोस्तों, ये 245 से 255 तक आता है। इनमें संबंध जो संसद किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, तो विधानमंडल किन विषय पर कानून बनाएगा, क्या शर्त होगी कि किसी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, तो ये केवल और केवल ये जो विधायी संबंध है कानून बनाने वाले आर्टिकल है। जैसे आपने देखा होगा 245, यह क्षेत्र बताता है कि संसद कितनी दूर तक कानून बनाएगा, तो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाता है। 246 में विषयों का बंटवारा किया हुआ है। 248 में बताया गया है कि जो अवशिष्ट विषय होंगे उस पर संसद कानून बनाएगा। 249 बताता है कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे और किसी राज्य सूची के विषय को संघ, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर संघ कानून बना सकता है। 249 ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। 250 में बताया गया है कि जब भी देश में आपातकाल होगा, तो आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है ना।
252 दो या दो से अधिक राज्य सिफारिश करते हैं केंद्र से कि भाई आप इस विषय पर कानून बनाओ, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। 253 अंतरराष्ट्रीय विषय पर अगर कोई कानून बनाना हो, है ना, संधियों को लागू करना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो केंद्र होगा, वह जो संसद होगा, वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 254 अगर केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर टकरा रहे हो, समवर्ती सूची पर विवाद हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में संघ के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा। संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा। ये किस में कहा गया है? 254 में। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनमें केवल कानून बनाने की बात चलती है। 245 से लेकर के 255 तक के जितने भी आर्टिकल हैं, उनमें नियम बनाने, कानून बनाने की व्यवस्था बताई गई है कि किन किन शर्तों पर कौन कानून बनाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 256 से लेकर के 263 तक इसमें आपको कार्यपालिकी यानी कि प्रशासनिक संबंध उनके दिखाई देंगे कि क्या शर्तें होंगी, क्या नियम कानून होगा, कैसे उनका प्रशासनिक संबंध होगा, कहां पर किसका प्रशासनिक क्षेत्र होगा, प्रशासन कैसे किया जाएगा। तो इसमें प्रशासनिक संबंध बताए गए, इनके कार्यपालिकी संबंध बताए गए हैं इसमें, और इसमें विधायी संबंध बताए गए हैं। क्लियर है? तो इसमें पूछा क्या हुआ है? प्रशासनिक संबंध पूछा हुआ है। तो प्रशासनिक संबंध दोस्तों 256, 257, 258 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये सभी के सभी क्या बताते हैं? कार्यपालिकीय संबंध बताते हैं, यानी कि प्रशासनिक संबंध बताते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन हुआ था 1993 में, और अधिनियम का नाम भी क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 93 अधिनियम का भी नाम है, और 93 ही दोस्तों ये स्थापित भी हुआ था, है ना, 1993 में ही यह स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना की शक्ति देता है? अवमानना करने का मतलब होता है दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास किया, है ना, कोई भी डिसीजन दिया, या उसने कुछ अनाउंस किया, और भारत के कोई भी नागरिक या भारत का कोई संस्था उसकी अवहेलना करते हैं, मतलब उस बात को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और बाकी कुछ लोगों ने उसको नहीं माने, है ना, तो वे लोग क्या कहलाएंगे कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना कर दी। और कोर्ट को स्वयं ये शक्ति प्राप्त है, कोर्ट को ही ये शक्ति प्राप्त है, किसी दूसरी संस्था को नहीं, संसद को, कार्यपालिका को नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको स्वयं ये शक्ति प्राप्त है, और ऐसे ही हाई कोर्ट को भी स्वयं ये शक्ति प्राप्त है कि अपनी अवमानना को लेकर के वो दंड स्वयं दे सकते हैं। तो किस आर्टिकल में ये प्रावधान है? तो आर्टिकल है 129, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवमानना की शक्ति देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट दंड देता है। जैसे उसने कुछ कहा कि भाई कोई एक संस्था है, कोई एक व्यक्ति है, कि आपको इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित होना है, और आप वहां पे गए ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुए, तो कोर्ट को ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह अपनी अवमानना के रूप में, आपने उसका अवहेलना किया, उसकी बातों को आपने नहीं सुना, इसको कहते हैं अवमानना। तो अपनी अवमानना को लेकर के वो क्या कर देगा? आपको दंड दे सकता है, और दंड क्या देगा वो उसकी मर्जी है कि वो आपको किस रूप में दंडित करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी अवमानना की शक्ति, और ये दोस्तों पूरे संसद के ऊपर भी लागू होता है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट संसद को भी अवमानना का दंड दे सकता है। किसी भी संस्था को अपनी अवमानना का दंड दे सकता है। इसीलिए तो जो आर्टिकल नंबर 121 है, इसमें मना किया गया है कि आप किसी जज के बारे में या उसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वह अवमानना माना जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो संसद को भी मना किया गया है कि भाई आप कोर्ट के बारे में या जज के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, और उन्होंने जैसा कहा है वैसा सुनना पड़ेगा सबको। ठीक है। तो अवमानना। और 131 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर याद कर सके तो ये भी बढ़िया है। ये कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। क्या कहलाएगा? मूल क्षेत्राधिकार। और मूल क्षेत्राधिकार में क्या है? मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब दूसरे कोर्ट को अधिकार नहीं है,
और वो कौन सा अधिकार है? अगर किसी राज्य है और किसी दूसरे राज्य के बीच में झगड़ा होता है, या केंद्र है और राज्य के बीच में झगड़ा होता है, तो ऐसे विवादों को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट करेगी, वो न्याय करेगी, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब 3 सुमेलित है, एक गलत सुमेलित है, और वो आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 39 है मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 51 ए राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 21 ए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि गलत जो सुमेलित है वो कौन सा है? अनुच्छेद 51 ए। दोस्तों बाकी सब सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 ए में मुफ्त यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता मिलता है। अनुच्छेद 51 ए, जो अनुच्छेद 51 ए है दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए इसमें है क्या? तो अनुच्छेद 51 ए में क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 52 52 में है ये, ठीक है। राष्ट्रपति का पद 52 में है। अनुच्छेद 21 ए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बताया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? मतलब कि संवैधानिक नहीं है ना, गैर संवैधानिक है। महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग। तो दोस्तों जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति लिखा हुआ है तो 338 ए हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पूछा हुआ है तो 338 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं इनका उल्लेख हमारे संविधान में है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, और इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गैर संवैधानिक। और इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना है 1992, इसकी स्थापना है 1992, ठीक है। भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल तो अनिश्चित है, लेकिन राज्यसभा में रहने वाले जो सदस्य हैं, तो राज्यसभा, ठीक है, का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनिश्चित काल, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित। अगला है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो ये बताना है आपको 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आप नोट कर लेंगे, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, ठीक है। और ये जो 6 वर्ष कार्यकाल है दोस्तों, इसका चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे। चुनाव इसका कितने वर्ष पे होता है? इसका चुनाव, इसका निर्वाचन होता है हर 2 वर्ष पे, और हर 2 वर्ष पे होता है, और 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर साल रिटायर होकर के नए तरीके से आते हैं। राज्यसभा का जो गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में, 1952 में इसका गठन हुआ था, यानी ये 1952 से कार्य करना शुरू किया था राज्यसभा ने। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 में प्रावधान है इसका, 80 में प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो हर दूसरे, अच्छा इसमें पूछा हुआ है कितने होते हैं, तो 1/3, ठीक है, 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 56 में है, अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 85 में है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ये अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का मतलब यह है कि वो किसी भी दंड को या तो पूरी तरीके से क्षमा कर दे, या तो वो चेंज कर दे, या तो वो कम कर दे, चेंज भी कर सकता है, यानी सजा को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे
अगर कोई फिजिकली दंड मिला हुआ है तो हो सकता है कि आर्थिक दंड के रूप में उसको चेंज कर दे कि भाई बदले में आप इतना जुर्माना, या वो पूरी तरीके से माफ कर दे, या तो वो क्या कर दे, या तो वो मतलब सजा को कम कर दे। तो ये राष्ट्रपति को हर तरह का दंड को माफी देने का अधिकार है। हालांकि ये अपनी मर्जी से नहीं देता, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर देता है। अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का है कार्यकाल, कार्यकाल, और कार्यकाल कितना बताया गया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। अनुच्छेद 60 में दोस्तों बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज शपथ दिलाएगा। 72 में तो क्षमादान है। और अनुच्छेद 85 में, तो अनुच्छेद 85 में बताया गया है दोस्तों किसी भी संसद के सत्र को, संसद के सत्र को आहूत करना, आहूत करना एवं सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। इतना ही नहीं, एवं दूसरा, ये तो पहला है, दूसरा भी इसके पास है। दूसरा क्या है, संसद को भंग, संसद को नहीं कहना चाहिए, लोकसभा को, लोकसभा को भंग करने की शक्ति, भंग करने की शक्ति भी इसके पास है ना। भंग, विघटित कर देना, समाप्त कर देना लोकसभा को। हालांकि इसके कुछ रीजन होंगे तभी ये समाप्त करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कि जब चाह तब लोकसभा को भंग कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत जब भी देश में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो जब भी आपातकाल लग जाएगा तो कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है दोस्तों, 1 महीने के भीतर। मैंने आपको ये समझाया है कि जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो 1 महीने के भीतर भीतर, 1 महीने के भीतर भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की बैठकें बुला करके और उसमें प्रस्ताव रखना होगा कि हमने इस कारण से आपातकाल को लगाया है। और यहां से अगर लोकसभा और राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पास किया, यहां पर वोटिंग होगी उस प्रस्ताव पर, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव को पास किया तब वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए वह आगे बढ़ जाएगा आपातकाल। ठीक है, और अगर संसद में फेल हो जाता है, संसद में वो पास नहीं होता, तो मैक्सिमम 1 महीने तक ही, जिस दिन से लगा है अगले 1 महीने तक ही वह आपातकाल कंटिन्यू रहेगा। 1 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं रहेगा, अधिकतम 1 महीने तक, 1 महीने के बाद वह आपातकाल समाप्त हो जाएगा अगर संसद ने उस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन नहीं, उसको अनुमोदित नहीं किया, उसको अलाउ नहीं किया, तो इस कंडीशन में वह रद्द हो जाएगा 1 महीने में ही। और अगर इसने अलाउ कर दिया तो 6 महीने। फिर हर 6 महीने पर, 6 महीने पर संसद को ये हमेशा प्रस्ताव पास करना होगा कि हाँ आपातकाल कंटिन्यू रहे, आपातकाल कंटिन्यू रहे। हालांकि आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, बीच में अगर कभी समाप्त करना हुआ तो राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करेगा, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो हर 6 महीने पर संसद द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगर संसद ने ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया तो जब 6 महीने पूरा होता है तो उसके बाद फिर प्रस्ताव खत्म हो जाएगा और फिर आपातकाल भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसा करते करते जो संसद है वो कितने भी समय तक आपातकाल लगा सकते हैं, 6 6 महीने तक बढ़ा बढ़ा करके ये अनिश्चित काल के लिए आपातकाल को लागू रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ शासित प्रदेश जो हमारे यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है, के प्रशासन का उल्लेख किस भाग में है। दोस्तों ध्यान से समझिए, जो भाग नंबर 6 है, भाग नंबर 5 में क्या है, केंद्र सरकार, भाग नंबर 5 में क्या है, केंद्र सरकार। भाग नंबर 6 में क्या है, तो भाग नंबर 6 में है दोस्तों, भाग नंबर 6 में है राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, भाग नंबर 6 में है राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें आर्टिकल है। ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार। और राज्य सरकार में जितने भी है ना, अगर आपसे पूछे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, राज्यों के मंत्री, ठीक है, ये सारे के सारे पद कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे पद भाग नंबर 6 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में आते हैं। भाग नंबर 7 दोस्तों,
तो भाग नंबर 7 में केवल एक ही आर्टिकल था 238 और ये हो गया है डिलीट, यानी कि ये हमारे संविधान में है ही नहीं, है ना। भाग नंबर 7 एक्टिव नहीं है। और भाग नंबर 8 दोस्तों, तो ये 239 से लेकर के 239 से लेकर के 242 तक है, 239 से लेकर के 242 तक है। और इसमें है क्या, तो इसमें यह है यूटी के शासन प्रशासन की व्यवस्था, ठीक है। यूटी में यूटी की शासन प्रशासन की व्यवस्था, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, भाग नंबर 8 में बताया गया है, अनुच्छेद 242 से 200 239 से लेकर के 242 तक, ठीक है। यूटी की शासन प्रशासन। और भाग नंबर 9 दोस्तों, तो इसमें एक ही आर्टिकल था 243, हालांकि अब ये 243 से बढ़कर के 243 ओ तक हो गया है। और इसमें है क्या, तो इसमें है पंचायत, पंचायत, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाग नंबर 6 में राज्य सरकार है, भाग नंबर 7 हमारे संविधान में है ही नहीं, भाग नंबर 8 239 से 242 तक यूटी की शासन प्रशासन, और भाग नंबर 9 में पंचायत है जो 243 से लेकर के 243 ओ तक बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका संस्थाओं में महिलाओं के लिए किस अनुच्छेद में आरक्षण है, किस अनुच्छेद में आरक्षण है। तो दोस्तों पहले आप मुझे ये बताएंगे, जैसे देखिए जो नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका अगर भाग कहेंगे तो भाग नंबर है ए, 9 ए। पंचायत तो 9 में है और नगर पालिका भाग नंबर 9 ए में है, तो भाग कौन सा है इसका, 9 ए। और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 243 से लेकर के 243 ओ तक ये पंचायत में है। और 243 ओ के बाद क्या आता है, पी, ओ के बाद क्या आता है, पी। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जो भाग नंबर 9 है, 9 ए है। और ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल होगा दोस्तों जो नगर पालिका संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। आप मुझे बताएं पंचायत का कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो पंचायत में है, मैंने आपको बताया है 243 डी है पंचायत में, है ना। तो जैसे 5वें नंबर का आर्टिकल है वो कैसे, जैसे देखिए जो पंचायत है, पंचायत, तो पंचायतों में आरक्षण 243 डी में है, कैसे सर जी, पंचायत में जो आर्टिकल शुरू होता है 243 से शुरू होता है, 243 है, फिर 243 ए है, फिर 243 बी, 243 सी और 243 डी। तो डी नंबर पे ही आरक्षण की व्यवस्था है। तो 5वें नंबर पे 243 है, फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी। और ये कहां से शुरू होता है, 243 पी से। तो 243 पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद 243 एस और एस के बाद दोस्तों टी, ठीक है। प्रावधान लगभग सेम है। तो 5वें नंबर पे यहाँ पे डी आता है, अक्षर में चौथे नंबर पे आता है, लेकिन आपको एक 243 भी तो जोड़ना है। तो 243 डी में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था। ऐसे ही नगर पालिका में 243 टी में क्या है, यहाँ पर भी है आरक्षण की व्यवस्था, नगर पंचायत में, नगर पालिका में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 243 टी, ठीक है। स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे है और यहाँ भी स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कितने समय के लिए किया जाता है। जो दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम लोग कैग कहते हैं वह आर्टिकल नंबर 148 में है। यहां तक क्लियर हो गया। 6 वर्ष वाले जिनका जिनका कार्यकाल 6 वर्ष है उनका आप एक लिस्ट बना लेंगे। जैसे सीएजी है, सीएजी, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। जैसे दोस्तों निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त, इसका भी कितना होता है, 6 वर्ष। तो इन सब का 6 वर्ष ही कार्यकाल होगा, ठीक है। फिर राज्यसभा के सदस्य, इनका कितना होगा, 6 वर्ष। फिर विधान परिषद के सदस्य, और इनका कितना होगा, विधान परिषद के 6 वर्ष।
तो विधान परिषद हो, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, ध्यान रखना है, विधान परिषद। जैसे सेंटर में संसद है और संसद की जो उच्च सदन है राज्यसभा, सेम वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। तो राज्यसभा की जगह पे विधान परिषद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है ना? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, निर्वाचन आयुक्त का सदस्य 6 वर्ष और सीएजी का सदस्य 6 वर्ष, है ना? सीएजी जो होते हैं वो 6 वर्ष, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। तो 8 से हो गया 12। तो किस सूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है? तो भाग नंबर जो 4 है, जो अनुसूची नंबर 4 है, उसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। दोस्तों जो भाषा दिया हुआ है वह 8वीं सूची में है, 8वीं सूची, ठीक है? यहाँ पे मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं चौथी सूची में, ये 8वीं सूची में। अनुसूचित क्षेत्र किसमें है? तो ये 5वीं सूची में, 5वीं सूची में। पंचायती राज किसमें है? 11वीं सूची में। ध्यान रखना है, पंचायती राज अगर सूची पूछेगा तो 11वीं और अगर भाग पूछेगा तो 9वें भाग में, ठीक है? नेक्स्ट, राज्यों में विधानमंडल का गठन, जो विधानमंडल है, विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का गठन। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक चीज जो आप नोट कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदेमंद है आपके लिए ना, अगर ऐसे आर्टिकल आपको राज्यों का याद नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कम से कम सेंटर का याद कर लीजिए। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इन आर्टिकल्स को निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता हो, अच्छा जैसे सेंटर में संसद होता है, उसी के जगह पे राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो जैसे केंद्र में संसद होता है, ऐसे ही राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है, विधानमंडल। विधानमंडल सेम है ना? संसद के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल के 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो संसद के बारे में कौन सा आर्टिकल है? 79। तो विधानमंडल के बारे में कौन सा आर्टिकल होगा? तो मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, और वो ट्रिक आप नोट कर लेंगे ना। सेंटर में दोस्तों 72 से लेकर के आर्टिकल नंबर 72 से लेकर के 111 तक, 72 से लेकर के 111, 72 से 111, अगर कोई सा भी आर्टिकल है, इसमें अगर आपको आर्टिकल याद है तो इसमें आपको जोड़ना क्या है? प्लस करना है 89। प्लस क्या करना है? 89। और वो राज्य का निकल करके आ जाएगा। ये सेंटर के हैं जो 72 से लेकर के 111 तक है, और ये 89 अगर ऐड करेंगे तो वो राज्य का निकल करके आएगा, ठीक है? और 112 से लेकर के 123 तक, 112 से लेकर के 112 से लेकर के 123 तक, इसमें आपको जोड़ना होगा 90 यानी कि 90, और ये भी निकल करके आ जाएगा राज्यों का, ठीक है? तो 72 से लेकर के 111 तक के आर्टिकल में हमें 89 जोड़ना होता है, और 112 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल में हमें 90 जोड़ना होता है। तो हमें राज्य के आर्टिकल प्राप्त होते हैं। जैसे 72 से लेकर के 111 तक के बीच का ही एक आर्टिकल है 79, 79, जिसमें संसद का प्रावधान है। तो इसमें हमें अगर हम 89 जोड़ देंगे, 89, तो 9 9 18 और 168 आ जाएगा। और दोस्तों 168 ही वो आर्टिकल होगा जो राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था करता है। क्लियर है? तो 168 आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, किसी भी आर्टिकल के बारे में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, राज्यों में विधानसभा के सत्र को, राज्यों में विधानसभा के सत्र को कौन आहूत करता है? तो आपको पता है जो संसद के सत्र को आहूत करना होता है, सत्रावसान करना होता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जगह पे राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है ऐसे ही राज्यपाल होता है। आर्टिकल है 85, तो 85 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आर्टिकल भी निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल के दोनों सदनों की जो बैठक बुलाने की बात होगी तो वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है? राज्यों में विधानसभा के सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना, मतलब कि बुलाना या भेजना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों, क्या 95वां संविधान संशोधन है,
96वां संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन है या 98वां संविधान संशोधन है? इसका सही आंसर होगा 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, 2011। और इसमें कहां-कहां चेंज किया गया था? तो एक दोस्तों जो चेंज किया गया था वह किया गया था आर्टिकल 19(1) के ग में चेंज किया गया था, जिसमें सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा किया गया, एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया और भाग कौन सा था? 9B, जिनमें आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल हैं दोस्तों, चलिए मैं आर्टिकल नीचे लिख देता हूं, 243 जेड जी था तो जेड जी के बाद एच, जेड एस से लेकर के जेड टी तक। ठीक है, तो ये सहकारी समितियों के बारे में है। और इसके अलावा दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया था जो भाग नंबर 4 में है ना, डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। ठीक है, डीपीएसपी में संशोधन किया गया था, 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संविधान का कौन सा भाग उच्च न्यायालयों से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है? तो जैसे सेंटर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 5 में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो ऐसे ही भाग नंबर 6 में, यहाँ पे भाग पूछा हुआ है, अनुच्छेद नहीं पूछा हुआ है, तो भाग नंबर 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्य का विधायिका यानी कि विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और राज्य की न्यायपालिका यानी कि हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के बारे में अगर कभी आपसे पूछे तो भाग नंबर 6 में, और हाईकोर्ट पूछा हुआ है तो भाग नंबर 6 में। और अनुच्छेद भाग नंबर 6 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 152 से 237 तक, है ना, और इसी में आपको हाईकोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? क्या राज्यसभा का सभापति, क्या लोकसभा का अध्यक्ष, क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो धन विधेयक की परिभाषा है दोस्तों अनुच्छेद 110 में। जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है, लेकिन इसको धन विधेयक है या नहीं इसको घोषित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक को घोषित करता है, बताता है कि भाई ये लोकसभा का अध्यक्ष है, ये बताता है कि यह एक धन विधेयक है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो चलिए एक बार फिर से अपने ट्रिक को हम देखते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तब हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 72 से लेकर के 111 तक के आर्टिकल में, 72 से 111 तक के आर्टिकल में आपको 89 जोड़ना था, और 112 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल में आपको 90 जोड़ना था। तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा? राज्य का आर्टिकल निकल करके आ जाएगा। ये सब केंद्र के आर्टिकल हैं, है ना, और राज्य का आर्टिकल निकल करके आ जाएगा। तो हमें पता है दोस्तों कि राज्य का अगर अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, तो हमें जोड़ना कितना होगा? 90। और अगर हम 90 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 213 आ जाएगा। यानी कि राज्यपाल का जो अध्यादेश होगा वह 213 होगा। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो राज्यपाल का अध्यादेश 123 में 90 जोड़ेंगे तो 213 आएगा और ये अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, बाकी आर्टिकल में देख बता देता हूं आपको। जैसे 161 में हमें पता करना है कि क्या है, 161 में क्या है, अगर ऐसा पता करना है तो 161 में से 89 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, 11 में 2 आ जाएगा ना, 2, और यहाँ 17, 17 में से 8 गया, 9, नहीं 15 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 72, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि 72 में क्या है? 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, तो अनुच्छेद 161 में क्या होगा? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। क्लियर है? ऐसे आप निकाल सकते हैं। 200 में क्या है दोस्तों? तो जैसे 111 में होता है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है जो संसद से पास होकर के आता है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है। ऐसे ही विधेयकों पर, विधेयकों पर राज्यपाल का निर्णय, राज्यपाल का निर्णय होता है, राज्यपाल का निर्णय। 213 में क्या है? तो मैंने बता दिया आपको, अध्यादेश है।
अध्यादेश है दोस्तों। और 174 में क्या है, जो आर्टिकल नंबर 174 है, तो 174 में क्या होगा, तो आप देख लीजिए। 174 में से 90 घटाइए तो 4 और 17 में से 9 गया 8। अच्छा, ये आपको घटाना पड़ेगा 89। आप 89 घटाइए इसमें से। 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो आ जाएगा 5। और यहाँ पे बचा कितना, 16। तो 16 में से 8 गया 8, 85। 85 में होता है दोस्तों जो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे राज्यपाल द्वारा सत्र को बुलाना एवं सत्रावसान करना। राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना एवं सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये सारे के सारे ही सही सुमेलित हैं। सारे के सारे क्या हैं, सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में संविधान सभा ने संविधान को कितने समय में तैयार किया था? और आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहेगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।